नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जून के महीने में एक बहुत बड़ा अधिवेशन, एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, उसका 21st एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें उत्तराखंड की इकोलॉजी पर बात होगी, यहाँ के सस्टेनेबिलिटी पर बात होगी। तो इसको जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से आए हैं और इसके पूरा कन्वीनर हैं। बहुत विस्तार से हम सर से ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो रेडियो स्टेशन में। हाँ, धन्यवाद मैडम जी। तो सर, ये क्या कॉन्फ्रेंस है, ये कब कब होती है, इसका पूरा विस्तार से मैं चाहती हूँ बताएं आप। हेलो हल्द्वानी के दर्शकों का मेरा काफी अभिनंदन, हार्दिक आभार कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनते हैं। मैं प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन का, जो यूपीआ इसका शॉर्ट नेम है। तो दोनों स्टेट ने मिलकर 2005 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन का गठन किया। इस एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य ये है कि हम रिमोट एरिया के जो हमारे बच्चे हैं, यंग स्कॉलर्स हैं, जो अकेडमिशियंस हैं, वो अच्छे रिसर्च से वंचित हो जाते थे। तो उनको कैसे अच्छा रिसर्च वो करें, कैसे गवर्नमेंट के बारे में सोचें, कैसे जो उनकी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उनका शोध क्या हो, उनका कैसे निदान हो, इस बात को लेकर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक संघ राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जो कि प्रस्तावित डेट 27, 28, 29 जून 2025 है। और इसका जो मेन थीम है, इस मेन थीम के अंतर्गत हम ये पुराना हमको लगता है आपको मिलेगा। मेन थीम जो है इसमें हमारा स्ट्रेंथिंग सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर ए रिसिलेंट इंडिया, चैलेंजेस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि कैसे हम किसी भी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथ दें कि आज सुरक्षा समृद्धि से ज्यादा आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान से हमारा तनाव चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो टॉपिक इस एसोसिएशन ने पहले सोचा कि ये स्थिति बन सकती है। आज उस बिंदु पे हम यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन में जो लाइफ मेंबर हैं वो 3000 इसमें प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कि इसमें पॉलिसी मेकर के रूप में कार्य करते हैं, मेंटर के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम कंसर्निंग एरिया में एक बार एक कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में कराते हैं, एक उत्तराखंड में कराते हैं, क्योंकि दोनों स्टेट की ये कॉन्फ्रेंस है। और जो समसामयिक विषय होता है, जो ज्वलंत मुद्दा होता है, उस पे हम अपनी कॉन्फ्रेंस कराते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग्स होती है, इसको हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है, जिससे जो समस्याएं हैं सोसाइटी की, जो समस्याएं हैं रिमोट एरिया की, जो रूरल एरिया की जो समस्याएं हैं, उसका निदान हो सके। तो सर, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु रहेंगे, इसके सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे सम्मेलन के? जी मैम, इसमें मैम जैसे एक मेन थीम होती है और 5 सब थीम है, जिसमें पहली थीम है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम विकास कर रहे हैं, विकास की अंधी दौड़ में कहीं हम अपने नेचर को तो हैरेस कर नहीं रहे हैं। तो नेचर, स्वाभाविक है कि विकास होगा तो नेचर पे इम्पैक्ट आएगा। तो कितना मीन्स ऑप्टिमम वैल्यू हम करें कि वो हमारी कम हो जाए, कि हम नेचर को कम से कम छेड़ें और हमारा विकास होता रहे, क्योंकि बगैर विकास के हम अपनी इकोनॉमी में बेहतरी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जमाना बहुत आगे जा रहा है। और आगे जाने के लिए हमको डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरना होगा। जो भी रिसर्च होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे हाईवेज बनेंगे, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, तो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे बनेगा, वहां पेड़ पौधे होंगे। तो उनको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसे बचा रह सकता है, जिसके साथ साथ हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ या सर्विस सेक्टर को ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहली थीम तो ये है। इसके बृहद रूप में इससे जो है इस पे कार्यक्रम होगा, जो कि बड़े बांध है उत्तराखंड में, तो बड़े बांध प्रस्तावित काफी हैं और बन भी रहे हैं, तो ये पर्यावरणीय लिहाज से बहुत ही नुकसानदेह हैं। अगर टिहरी डैम की हम बात करें तो अगर ये कभी पानी आता है नीचे तो पता नहीं क्या क्या उत्तर भारत पूरा डूबने वाला है इसमें। तो इसको फिर आप लोग मतलब क्या नजरिया है कि क्या इस तरह के होने चाहिए, या फिर सामुदायिक भागीदारी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे जो है वो छोटे जो हम पानी के जो हम बिजली उत्पादन करने वाले बनाए वो होने चाहिए? देखिए, हमारा जो सोसाइटी का कंसर्न रहता है, वो मैंने पहले बताया कि जो ये थीम रखी गई इस पे है कि नेचर को हम कम से कम छेड़ें। तो ये कहना एकदम एग्जैक्ट है कि हम छोटे छोटे बनाएं। लेकिन जब आपका चिपको आंदोलन भी पौधों को बचाने के लिए हुआ, उत्तराखंड से ही था। आपका जब टिहरी डैम बना तो इसका भी काफी अपोज हुआ। पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है। तो उसका कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सरकारें क्या करती हैं कि सरकारें ये सोचती हैं कि हम
लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रियल या किसी भी प्रकार के डैम वगैरह बनने की बात होती है तो उसका कास्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। तो एक बार बनाने में उनका पहाड़ में तो लागत जो है थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। जब हम छोटे छोटे डैम की बात करते हैं तो कास्ट टोटल अगर आप निकालेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा होने की बात होती है और उसमें प्रोसीजरल जो बार बार फाइल चलेगी, बार बार उसका प्रस्ताव करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा सोल्यूशन है कि हम अपने नेचर को संरक्षित कर लें। तो उसमें क्या है कि टिहरी डैम हमारा बन रहा है, निश्चित ये मान के हम चलते हैं कि नहीं, हम जब बना रहे हैं तो ये अच्छा चलेगा, लेकिन हर का एक्सपायरी डेट होता है, हर प्रोडक्ट का होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि उस समय की स्थितियां क्या हैं। अब हम तो मान के चल रहे हैं कि सारा कुछ अच्छा होगा और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की मार्केटिंग वैल्यू होती है और सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे आय का आधार बने, उसको अन्य लोगों के डेवलपमेंट में, जैसे लोगों के जीवन स्तर के सुधार के लिए उसका उपयोग किया जाए। लेकिन चूंकि पहाड़ की भी या नेचर की भी अपनी एक लिमिट मैम होती है, तो उस लिमिट को हमें संरक्षित करना चाहिए और जो ये वर्क हो, ये वर्क बहुत ही क्वालिटेटिव होना चाहिए। मीन्स इसमें किसी भी प्रकार की, मुझे डैम बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि आगामी 200-300 साल तक इस डैम को कुछ नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो वी ऑल शैल डाई इन लॉन्ग रन पीरियड, हम सब लोग लॉन्ग रन में नहीं रहेंगे, तो उस समय की स्थिति क्या बनेगी। लेकिन अपने 2-4 पीढ़ियों को तो हम संरक्षित करके जाएं, ये हमारा दायित्व है। तो यदि व्यापक पैमाने पर हम डैम बना रहे हैं, बड़े डैम बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं तो ये कहूंगा कि छोटे भी डैम है तो उसमें भी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की चीजें हैं, इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज है। लेकिन मेरा ये मैसेज है, मैं ये व्यक्तिगत चाहता हूं कि जो भी हो वो इको फ्रेंडली हो और नेचर को हम कम से कम डिस्टर्ब करें, तो ये बेहतर होगा और इससे विकास का स्वरूप भी अच्छा होगा। जी जी जी। थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं तो हमें समुदाय का भी देखना पड़ेगा कि कोई एक कंपनी आकर उसका लाभ लेने के बजाय अगर एक विस्तृत समुदाय उससे लाभ ले तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी। तो सर अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो अगला क्या टॉपिक, सब टॉपिक है? अगला टॉपिक फॉस्टरिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी है मैम। वो आप ही का टॉपिक है कि कैसे जो सामान्य जनमानस है इसकी सुरक्षा हम कैसे कर पाए। मीन सुरक्षा का मतलब होता है कि जो हमारे मौलिक राइट्स हैं, जो मूल अधिकार है, भोजन, कपड़ा और मकान, ये प्रॉपर वे में हमको मिलना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा हमारी यूपी में, स्वास्थ्य और रोजगार भी क्या, हर चीज, सारा का सारा, जैसे जो भी पॉइंट्स है मैम, जैसे जब ये रोटी, कपड़ा और मकान आ गया तो सब कुछ आ गया। तो जब रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया तो हेल्थ इश्यूज क्या है, फ्री में हमको जो हॉस्पिटल की सुविधा मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति उसका पात्र है। और आपको खाद्य सुरक्षा के लिए भी देखिए मुफ्त में अनाज दिया जाता है। उत्तराखंड में भी गवर्नमेंट मुफ्त में अनाज देने की बात करती होगी कि हमारे जो उपभोग की जो पैटर्न है, जो स्थिति है, वो मजबूत बने, किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। तो इसके लिए, और ये कैसे सततता के साथ बना रहे, तो इस पे भी विचार मंथन होगा। और निश्चित रूप से जो इसका विचार मंथन का जो आउटकम आएगा, ये हम सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और यूपी की सरकार को जरूर संप्रेषित करते हैं। और उसके आधार पर सामान्य जनमानस में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो इस गरीबी और बेरोजगारी को कैसे हम दूर कर पाएंगे, इसके लिए प्रयास करना होगा। तो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, लिवलीहुड की बात करते हैं कि इनका जीवन कैसे सुखमय हो, इसका हमें प्रयास करना है। और उसकी जो हमारी रिकमेंडेशन होती है गवर्नमेंट को हम भेजते हैं और गवर्नमेंट जरूर उस पर विचार करती है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। लास्ट ईयर की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट उनको दिया कि जीरो पॉवर्टी स्टेट हम उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं। तो जब जीरो पॉवर्टी स्टेट हो जाएगा तो ये सारी चीज अपने आप कवर हो जाएंगे। जब जीरो पॉवर्टी स्टेट, उसको सीएम साहब ने कंसर्न किया और अपने अभिभाषण में सीएम साहब जीरो पॉवर्टी स्टेट को लेकर भाषण में दे रहे हैं। मीन्स शासन की भी मंशा है कि हमें स्टेट से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है। तो ये निश्चित रूप से जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें जो आउटकम्स आएंगे वो सरकार करती है और ये समाज के बेहतरी के लिए भी होता है। जी जी जी। तो थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं कि तीसरा जो सब टॉपिक है उस पे किस पे बात होने वाली है? मैम तीसरा जो टॉपिक है वो फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि जब तक हम वित्तीय स्थिरता नहीं ले पाएंगे। वित्तीय स्थिरता का मतलब यही है कि हमारे पास इनकम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वेलफेयर का वर्क होगा तो बगैर पैसे के नहीं हो सकता। तो धन की सुलभता हो, और धन की सुलभता हम टैक्सेशन से कर सकते हैं, हम फी के द्वारा कर सकते हैं, तभी हम वेलफेयर के वर्क कर सकते हैं। क्योंकि सरकार एज सच कहीं से नोट छापती नहीं है, उसको ये राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है कि नोट छाप ले जो पैसे की जरूरत है। तो सरकार को ये करना होगा कि जो हमारे स्रोत हैं टैक्स से, उस टैक्स को वो फिजिबल करे। फिजिबल मीन्स
कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं कि लाभ कम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको उपभोग करें, तो इनकम बल्क में आएगी, तो हमारी जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी है, वो मजबूत होगी। और जितना आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जैसे यूपी की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है उस पे ही पैसा खर्च होगा, वेलफेयर का वर्क होगा, और जब वेलफेयर का वर्क होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। सर, इसमें CSR फंड भी क्या कहीं आता है? जी, CSR फंड मैम आता है। सारी कंपनियां जो हैं वो इस वर्क के लिए, जैसे जो वर्क है, मैं भी प्रोजेक्ट उनको सबमिट कर रहा हूँ कि कुछ आप हमको डोनेशन दीजिए जिससे कि हम कर पाएं। समाज के लिए ये कार्य होता है। एकेडमिक्स को हम प्रमोट करते हैं, हम बेहतर रिसर्च को प्रमोट करते हैं, तो कंपनियां मदद करती हैं, किसी न किसी रूप में वो सपोर्ट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से भी फंडिंग होता है, और जो CSIR फंड जो आप बता रही हैं, ये भी फंड होता है। और इसके द्वारा हम मिलकर, ये ज्वाइंट वेंचर होता है कि समाज के बेहतरी के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए, इकोनॉमी जो स्टेट की इकोनॉमी है उसके बेहतरी के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। तो निश्चित रूप से वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और आने वाले समय में भी वो लोग कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जी जी। तो अगला टॉपिक सर? अगला टॉपिक जो मुख्य टॉपिक है, ये मेन थीम, स्पेशल थीम इसको बोलते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि होल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो जिस स्टेट में होता है उसके बारे में स्पेशल लेक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे की नोट स्पीकर्स आएंगे सारे थीम पे, जो गेस्ट आएंगे, वो सारे के सारे गेस्ट ये टॉप क्लास एकेडमिशियन है, उनका कोई जोड़ नहीं है, और उनका जो व्यू होता है वो ऑलरेडी जो लोग आएंगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में रहे हैं। तो उत्तराखंड इकोनॉमी के लिए कौन सी पॉलिसी बने, हम लोगों ने आमंत्रित किया है माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय पुष्कर धामी जी को, और महामहिम राज्यपाल जी को भी आमंत्रित किया गया है। इनको आमंत्रण के पीछे यही है कि जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे आपके बीच में मंच पे वो सुने, और ये लोग घोषणा करके भी जाते हैं। हमारे CM साहब तो अक्सर हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, और जो हम लोग की जो प्रोसीडिंग्स उनको जाती है कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे सजेशंस जाते हैं उसको वो शासन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारा जो यहाँ पे पटोन महोदय हैं, वो यूपी प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, प्रोफेसर AK सिंह साहब। तो ऐसे विद्वजन आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एकेडमिक के ग्रोथ के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है इस कॉन्फ्रेंस के तहत दोनों स्टेट के। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोग आएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए जो बातें समाज के लोग उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ये सोसाइटी वहां तक पहुंचा देती है। तो उनके भले के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए ये सोसाइटी निरंतर प्रयासरत होती है, और कैसे हम समस्याओं का निदान करते हुए उसका एक बेहतर हल, कैसे सोल्यूशन की भी हम बात करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये समस्या है, इस समस्या का समाधान ये है। जैसे टूरिज्म का है, रिलीजियस टूरिज्म डेवलप करना है, तो उत्तराखंड की इकोनॉमी एक छोटी इकोनॉमी है, छोटा सा स्टेट है, बहुत ज्यादा लोग एक साथ आ जाएंगे मैनेज नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, अभी महाकुंभ में वहां कई करोड़ लोग आ गए, तो पूरा उत्तर प्रदेश ब्लॉक था, 5-6 जिलों में चलना मुश्किल था। लेकिन माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने मैनेज किया, और इतने लोग सफलतापूर्वक वो महाकुंभ सफल हुआ, उससे इनकम भी हुआ, और इनकम होने से जो यूपी स्टेट की जो आपको बजट है वो 4 गुना बढ़ गया मैम। और जो बजट बढ़ा है वो बजट वेलफेयर के कामों के लिए बढ़ा है। आज आप उत्तर प्रदेश जाइए तो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है ये नया उत्तर प्रदेश है। आपको उत्तर प्रदेश देश का ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईवेज है, जहां पे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स है, जहां पे सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी टीम को। तो वो चीज यहाँ पे भी हो सकता है। पुष्कर धामी जी भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि यंग है, और वो यहाँ पे भी रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। तो रिलीजियस टूरिज्म का जो ट्रिंगल बना अयोध्या, काशी और प्रयागराज, वो देखने लायक था मैम। समागम था और पूरा विश्व उसको देख रहा था। तो इस तरीके की यहाँ पे तो प्रभु ने हमको 4 धाम दिए हुए हैं, तो हम लोग भी इस तरीके का कॉरिडोर डेवलप करके, तो माननीय CM साहब को जरूर हम लोग रिकमेंड करेंगे कि कैसे सस्टेनेबिलिटी के साथ इको फ्रेंडली रिलीजियस टूरिज्म को हम उत्तराखंड में डेवलप कर सकते हैं। तो ये स्पेशल थीम है और निश्चित रूप से इसका जो आउटकम होगा सरकारें मानती हैं, जिसका लाभ सोसाइटी को, रीजनल इकोनॉमी को जरूर होता है। मिलेगा। तो इस शानदार आयोजन के लिए आपको अग्रिम बधाइयां सर, और कि ये सफल रहे और कुछ अच्छा यहाँ की इकोनॉमी के लिए निकल कर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यूअस